पुष्पेंद्र कुमार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं कक्षा 10वीं में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का सेकंड टॉपिक, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का दो सब टॉपिक, अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 और द रिवॉल्यूशनरीज। ये दो लास्ट सब टॉपिक है इस टॉपिक का। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस टॉपिक का दो सब टॉपिक पढ़ा था। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ए न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। कंजर्वेटिज्म क्या होता है? कंजर्वेटिव लोग वो होते हैं जो नए थिंग्स को पसंद नहीं करते हैं, पुराने थिंग्स को इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि पुराने थिंग्स के साथ कोई छेड़छाड़ करे। 1815 के बाद नेपोलियन बोनापार्ट के हारने के बाद सभी कंजर्वेटिव गवर्नमेंट जो थे, आसपास के यूरोपियन गवर्नमेंट, ये सभी समझ गए थे कि हमारा जो गवर्नमेंट है ये वीक होता जा रहा है। अब उन्होंने यह सोचा कि हम लोग कंजर्वेटिज्म को कैसे फैलाएं, कैसे मजबूत करें। तो मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट थे वो लोग कैसे डरे। जैसे आपको याद होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम फ्रांस में रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। फ्रांस में रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ तो उससे उस फील वो सभी लाइबर्टी के आइडिया से रिवॉल्यूशन खत्म होने के बाद, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आने के बाद सभी दूसरे यूरोपियन कंट्री सभी उससे आइडिया लेने लगे और नेशन स्टेट का डिमांड करने लगे। तो उसी तरह सभी कंजर्वेटिव गवर्नमेंट जो आसपास के ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट थे वो सभी एक होकर जो भी यूरोपियन कंट्री में, जो भी यूरोपियन एम्पायर में रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो उसे मिलकर दबाए। तो उन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट के राज से ये सीखा कि मॉडर्नाइजेशन ओल्ड इंस्टीट्यूशन को और मजबूत करता है। ओल्ड इंस्टीट्यूशन क्या? सोशल हायरार्कीज, मोनार्की, एरिस्टोक्रेट फैमिलीज, कलर्जिकल क्लास, वो सभी को मॉडर्नाइजेशन मजबूत करता है। जिस तरह बहुत सारे रिफॉर्म्स नेपोलियन बोनापार्ट ने लाए, जैसे कि ए मॉडर्न आर्मी, एन एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, सामाजिक वर्गीकरण शुरू से ही था यूरोप के बहुत सारे देश में। तो पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले के समय से क्या था कि जो भी कॉमन पीपल थे, थर्ड स्टेट के लोग थे, जिनके पास कोई प्रिविलेज नहीं था, वो बहुत प्रताड़ित होते थे कई तरह से। जैसे कि टैक्स, बहुत सारे टैक्स, रीजनल टैक्स उन पे लगते थे। डायनामिक इकोनॉमी, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत फायदा नेपोलियन बोनापार्ट के रिफॉर्म से मिला। तो वो लोग का भी विश्वास ऑटोक्रेटिक मोनार्की के ओल्ड इंस्टीट्यूशन पे हुआ। एवोल्यूशन ऑफ फेडरलिज्म और सर्फडम। फेडरलिज्म जो कर लगता था एक जगह से दूसरे जगह जाने में, उसे एबोलिश किया गया। सर्फडम, भूदास जो रहते थे, दास प्रथा, उसे एबोलिश किया गया। तो इन सभी से ओल्ड मोनार्की, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये सभी और मजबूत हुए। सभी लोगों का इस पर विश्वास हुआ। तो उसी सबसे सीखकर एक कंजर्वेटिज्म रिजाइम के दौरान जो भी यूरोपियन गवर्नमेंट थे जो नेपोलियन बोनापार्ट को मिलकर आए थे, जैसे ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रसिया, प्रसा, सभी वियना में मिले, जिसे ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815 कहा जाता है। तो 1815 में मिले, जिसका होस्ट ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने किया था। तो मेन ऑब्जेक्टिव था ये ट्रीटी का कि जितने भी नेपोलियनिक वार के दौरान जो चेंजेस आए थे वो सभी को फिर से जैसे था वैसे ही करे। और फ्रांस के आसपास एम्पायर के जितने भी बॉर्डर है वहां पे एक सीरीज ऑफ स्टेट, बहुत सारे सीरीज बनाए। जैसे कि ये फ्रांस है, अब यहाँ पे बहुत सारे सीरीज होंगे। जैसे कि ये इसलिए किया गया था कि फ्यूचर में अगर जो वो एनेक्स करने की कोशिश करे तो वो बहुत बड़ा टेरिटरी को एनेक्स ना कर पाए। जैसे कि नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, उसके बगल में बड़ा एम्पायर था, तो एक जंग हुआ और इतना बड़ा टेरिटरीज नेपोलियन बोनापार्ट यानी कि फ्रांस का हो गया। तो इसमें और फ्रांस मजबूत हो गया। लेकिन ये सीरीज ऑफ अगर जो स्टेट रहेंगे तो एक स्टेट से लड़ेगा, तो उसके बाद सभी स्टेट को टाइम मिल जाएगा अपने आप को तैयार रखने के लिए। तो इसीलिए ये सीरीज ऑफ स्टेट अगल बगल में फ्रांस के बनाया गया। जैसे कि नॉर्थ में किंगडम ऑफ नेदरलैंड को बेल्जियम मिल गया, साउथ में पिडमेंट को जेनोवा मिल गया, वेस्ट में प्रसा को इंपॉर्टेंट टेरिटरीज मिले, साउथ ईस्ट में ऑस्ट्रिया को ईस्टर्न इटली मिल गया, इस पे कब्जा हो गया, और ईस्ट में रशिया को पोलैंड मिल गया, और प्रसा को पोर्शन ऑफ सैक्सनी, मतलब कि सैक्सनी का बहुत भाग प्रसा को मिल गया।
तो जो मेन यूरोपियन गवर्नमेंट थे इस वियना में, उन्हें इस ट्रीटी ऑफ वियना से बहुत फायदा हुआ। लेकिन उसमें जर्मन कन्फेडरेशन जो नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा फॉर्म किया गया था 39 जर्मन कन्फेडरेशन, उसे टच नहीं किया गया। कंजर्वेटिज्म रिजाइन जो आया, जो रिस्टोर्ड हुए ऑटोक्रेटिक मोनार्किक गवर्नमेंट रिस्टोर्ड हुआ, जहां जहां पे रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट था, तो वो ऑटोक्रेटिक था। तो सभी लोग जानते थे कि ये निरंकुश बात है, यह हमारे थिंग्स के बारे में नहीं समझेंगे। तो इसके सभी लोग उनका अपोज करने लगे। तो उन्होंने सोचा कि ये जो भी लाइबर्टी जैसे आइडियाज को रिफ्लेक्ट करेगा, शो करेगा, उसे दबाएं। इसके लिए उन्होंने न्यूज़पेपर, सॉन्ग्स, प्लेज, बुक्स जो लाइबर्टी फ्रीडम के आइडिया को रिफ्लेक्ट करता था उस पे सेंसरशिप लगा दिए। इस सेंसरशिप के बाद पूरे यूरोप में जहां जहां ऑटोक्रेटिक मोनार्की था वहां पे कोलाहल मच गया। जितने भी लिबरल नेशनलिस्ट थे उन्हें रिप्रेस करने के लिए सभी गवर्नमेंट रिप्रेस करने लगे। लेकिन तब पर भी लिबरल नेशनलिस्ट पुराने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आइडिया लेते रहे, उससे इंस्पायर होते रहे, और वो हमेशा फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए रिवॉल्यूशन करते रहते थे। अब हमारा अगला सब टॉपिक है द रिवॉल्यूशनरीज आफ्टर 1815 के बाद जो रिप्रेशन होने लगा सभी नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज पे लिबरल, तो सभी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड होने लगे। तो वो शांत नहीं बैठे, वो सीक्रेट सोसाइटी, अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटी का गठन करने लगे। उसमें जो भी मेंबर होता था उनका एक ही इंटेंशन, एक ही ऑब्जेक्टिव होता था कि जो वियना ट्रीटी ऑफ वियना के बाद जो गवर्नमेंट आया उसका अपोज करना है। इसी बीच इटालियन रिवॉल्यूशनरी गिउसेppe मैज़िनी जो उस समय बहुत फेमस हुए, जेनोवा में 1807 में उनका जन्म हुआ। वो बहुत कम ही उम्र में कार्बोनरी के एक सीक्रेट सोसाइटी में वो मेंबर बने। 24 साल की उम्र में वो लिगोरिया में एक रिवॉल्यूशन अटेम्प्ट करने की कोशिश में उन्हें एग्जाइल मिल गया, मतलब कि देश निकाला का सजा मिल गया। उसके बाद वो यंग इटली नाम के एक सीक्रेट सोसाइटी का गठन किए जो मार्सेलिस में किए। उसके बाद वो यंग यूरोप का एक सीक्रेट सोसाइटी बर्न में फॉर्म किए। वो एक उनका कहना था कि भगवान ने राष्ट्रों को मानव जाति की प्रकृति इकाई बनाने का इरादा किया था, इसीलिए वो इटली को अलग अलग बहुत सारे रजवाड़े में अलग अलग नहीं वो देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि इटली यूनिफाई हो, और वो ऑटोक्रेटिक मोनार्की का एक बहुत ही कट्टर दुश्मन थे। उनके बारे में ऑस्ट्रियन चांसलर जो कि ट्रीटी ऑफ वियना को होस्ट किए थे, उन्होंने उनके बारे में डिस्क्राइब किया था कि वो बहुत ही खतरनाक दुश्मन हमारे सोशल ऑर्डर का है। सोशल ऑर्डर ऑटोक्रेटिक मोनार्की था ड्यूक मेटरनिख का, तो उन्होंने कहा था कि ये बहुत ही खतरनाक दुश्मन है हमारे सोशल ऑर्डर का। फॉर फर्दर स्टडीज सब्सक्राइब माय चैनल। अगर जो आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।